लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे नॉर्मल से रिलेटेड, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं और उसके बाद वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्मॉल a for which the point, find the value of a for which the point a comma a plus 1, for which the point a comma a plus 1 lies inside the circle, lies inside the region लिखिए, बल्कि lies inside the region bounded by, lies inside the region bounded by the circle x square plus y square equal to 4, x square plus y square equal to 4, and the line x plus y equal to 2, and the line x plus y equal to 2 in the first quadrant, ठीक है। तो देखिए भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द पॉइंट a comma a plus 1 lies inside the region bounded by the circle x square plus y square equal to 4 and the line x plus y equal to 2 in the first quadrant। जो सर्कल आपको गिवन है, इस सर्कल का सेंटर तो ओरिजिन है और रेडियस 2 है, तो मान लो कि ये वो सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस जो है वो 2 है। तो ऐसा समझ लो, ठीक। अब जो लाइन है, देखो ये जो सर्कल आपको गिवन है, इसके जो एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर हो गए 2,0 और -2,0 ये हो गया, एक तो एक 0,2 एंड 0,-2 हुआ, 0,2 एंड 0,-2। अब जो एक लाइन आपको गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, इस लाइन का x इंटरसेप्ट भी 2 है और y इंटरसेप्ट भी 2 है, मतलब ये लाइन भी 0,2 और 2,0 से जाने वाली लाइन ही है, और ये लाइन सही बनानी पड़ेगी भाई। ये लाइन होगी, देखियो ठीक है, एक्सेप्टेड है। तो ये जो है ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब सवाल क्या है, ये ओरिजिन है अपना, find the value of a for which the point a comma a plus 1 lies inside the region bounded by the circle x square plus y square equal to 4 and the line x plus y equal to 2 in the first quadrant। तो कौन सा ऐसा रीजन है जो इस सर्कल और लाइन के द्वारा बाउंड होता है? तो ये स्मॉलर रीजन हुआ ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंड का मतलब होता है क्लोज्ड, तो बाउंडेड बाय द लाइन एंड द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यही रीजन है ना, ये वाला छोटा जो रीजन है। तो इसका मतलब जो पॉइंट है वो यहां पर कहीं है, तो इस पॉइंट का नाम हमने P रख लिया और इसके कोऑर्डिनेट है a, a plus 1। तो सवाल हमारा ये है कि a की किस वैल्यू के लिए ये जो पॉइंट P है वो इस रीजन में लाई करता है। तो पहली बात जो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो a, a plus 1 है ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि पावर ऑफ द पॉइंट जो है वो क्या होगा, S1 नेगेटिव होगा। तो पहली कंडीशन तो यही होगी कि S1 इज लेस देन 0।
S1 लेस देन 0, इसका मतलब ये हो गया कि a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0। क्लियर है? मतलब इसे आप ऐसा लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 4 इज लेस देन 0। तो 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इज लेस देन 0। अब इसके सीधे सीधे फैक्टर तो होने गए, तो इसके फैक्टर हम वैल्यू निकाल के देख लेते क्या बनेगा। a इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 4ac 4 दूनी 8 3 24 बाई 2a 2 इंटू 2 तो 28 हो गया। तो 2 7 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 7 बाई 2, ये दो वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इनको देखो ध्यान से तो a माइनस एक वैल्यू तो है माइनस 1 प्लस रूट 7 बाई 2, ये वैल्यू बनेगी एक तो, और एक वैल्यू बनेगी a माइनस माइनस 1 माइनस रूट 7 बाई 2। बताओ ये बात सबको समझ में आएगी नहीं? लेस देन 0। जब हम इन दोनों वैल्यूज को नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे तो ये छोटी वैल्यू है, ये पहले आएगी। तो यहां से मेरे पास एक इंटरवल तो ये आ गया कि a बिलोंग्स टू माइनस 1 माइनस रूट 7 बाई 2 से माइनस 1 प्लस रूट 7 बाई 2। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्या आप इसको सही आंसर मान सकते हो, मतलब ये पूरा अपना आंसर हो गया है? नहीं, क्योंकि आपने केवल S1 लेस देन 0 लिया है, तो ये पॉइंट तो कहीं भी हो सकता था अंदर, तब भी यही आना था। इससे ये कंफर्म तो नहीं हुआ कि ये इसी छोटे वाले रीजन में है। तो अब दूसरी कंडीशन क्या लगेगी बताओ सोच के? यस, दूसरी कंडीशन लगेगी जो ओरिजिन है यानी कि 0,0 और जो P पॉइंट है वो इस लाइन के अपोजिट साइड है, तब जाके वो स्मॉल रीजन में आएगा। अगर सेम रीजन में पकड़ लेते तो फिर क्या बोलते बड़े वाले रीजन में है। ठीक है ना? तो अब दूसरी कंडीशन हम ये लगाएंगे कि ओरिजिन एंड द पॉइंट P लाइज अपोजिट साइड ऑफ द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये सेकंड कंडीशन होगी। उन दोनों में जो इंटरसेक्शन आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो मैं ऊपर से क्वेश्चन मिटा रहा हूं, खाली यहां पर दूसरी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा, फर्स्ट मान लेते इसको, स्टार के फर्स्ट मान लो। ये फर्स्ट है। अगेन आल्सो ओरिजिन यानी कि 0 0 एंड द पॉइंट P a प्लस 1 लाइज अपोजिट साइड टू द लाइन, लाइज अपोजिट साइड टू द लाइन x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अपोजिट साइड वाला करते हैं, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है? तो ओरिजिन को इस पॉइंट को लाइन में पुट कर दो x प्लस वाई माइनस 2 में, तो जब 0 0 रखोगे तो क्या आएगा माइनस 2 इंटू a प्लस 1 माइनस 2 इज लेस देन 0। ठीक है? इसका मतलब ये हो गया माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2a माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। जब माइनस 2 से डिवाइड किया तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर इक्वलिटी चेंज हो गई। तो मतलब यहां से हमारे पास क्या आ गया, a इज ग्रेटर देन 1/2। ये सेकेंड इंटरवल है। ठीक है? तो फर्स्ट का और सेकेंड का इंटरसेक्शन लेंगे। देखो अब ये जो वैल्यू है ये 2 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग और माइनस 1 किया तो 1 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, तो 1 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 ऑफकोर्स 1/2 से ज्यादा हो गया। ठीक है? तो अगर आप 1 और सेकंड का इंटरसेक्शन लेते हो, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, तो नंबर लाइन पे आपके पास पहला जो इंटरवल था उसके हिसाब से -1 माइनस रूट 7/2 आएगा यहां पर, उसके बाद 1/2 आएगा और उसके बाद आएगा -1 प्लस रूट 7/2।
पहला जो इंटरवल था वो यहां से लेके यहां तक था, इन ये रीजन, जबकि दूसरा जो इंटरवल आया वो था a>1/2, यानी कि ये वाला रीजन। तो दोनों में जो कॉमन आया वही हमारा फाइनल आंसर है। तो a बिलोंग्स टू 1/2 to -1 प्लस √7/2। और ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटी में पूछा हुआ है। ठीक है, नोट कीजिए। तो देखो, ऐसे तो टेंजेंट से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे लाइन एंड सर्कल में, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी समझी थी कि भाई P = R, P <R, P <R, है ना, लाइन और सर्कल की पोजीशन। अब यहां पर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट्स, तो इसमें सबसे पहले आता है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट। इसमें आप ये सीखेंगे डायरेक्ट कि अगर एक पॉइंट सर्कल पे लाई करता है तो उस पे टेंजेंट के क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। और एक बार आप ये सीख गए, इसके साथ में ही आप लोग ये भी सीख जाएंगे कि अगर कोई पॉइंट पैराबोला पे, इलिप्स पे या हाइपरबोला पे लाई करता है तो उस पे टेंजेंट के क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। यानी कि ये जो रूल अभी आप सीख रहे हो ये कॉमन रहने वाला है। ठीक है, पहले तो हम सर्कल के लिए प्रूफ करेंगे बाकायदा इसको, लेकिन बाद में हम इसको जनरलाइज वे में लिखेंगे। तो हमने ऐसा एज्यूम कर लिया, let a point P x1, y1 lies, let a point P x1, y1 lies on the circle x² plus y² equal to a²। पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए लिख रहा हूं, इसी के लिए प्रूफ करूंगा, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। और फिर जनरल फॉर्म के लिए भी सेम तरीका ही अपनाना है। ठीक है, लाइज ऑन द पॉइंट, लाइज ऑन मतलब ये पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे होना चाहिए, ध्यान रखना, लाइज ऑन द सर्कल। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P is given by x(x1) plus y(y1) minus a² equal to 0। और इसे हम लोग कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया करेंगे, कैपिटल T। तो T = 0 बोलने का मतलब भी पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन ही होगी। मतलब T = 0 किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन T = 0 होती है। ये नाम या ये टर्मिनोलॉजी हम सर्कल के साथ साथ पूरे कोनिक सेक्शन में यूज करने वाले हैं। यानी कि जब हम ये बोलेंगे कि इफ ए पॉइंट P x1, y1 लाइज ऑन द पैराबोला, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, तब भी हम T = 0 बोलेंगे। अब T का मीनिंग क्या होगा वो आपको सर्कल में ये है, पैराबोला में अलग होगा, इलिप्स में अलग होगा, हाइपरबोला में अलग होगा। ठीक है, लेकिन नाम यही रहेगा T = 0। ठीक, शॉर्ट में बोलने का। अब पहले इसका प्रूफ समझते हैं और उसके बाद में फिर जनरल फॉर्म का समझेंगे और फिर एक अलग तरीका सीखेंगे। देखो, मान लो कि ये हमारे पास सर्कल गिवन है, ये सर्कल है और इस पे एक पॉइंट है जिसके ऊपर हमें टेंजेंट की इक्वेशन ड्रॉ करनी है। तो ये मान लो वो टेंजेंट है जिसकी इक्वेशन ड्रॉ करना चाहते हैं, और ये है पॉइंट P x1, y1 जिस पर ये टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ये P पॉइंट जो है, देखो ये क्वेश्चन हम लोग अभी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कर चुके हैं कि आपको इस P का क्या चाहिए, खाली मतलब P पॉइंट से जा रही है टेंजेंट, ये टेंजेंट है T = 0 जिसको हम बोल रहे हैं। तो ये x1, y1 से पास तो हो रही है, केवल स्लोप चाहिए। ये जो सर्कल आपको गिवन है इसका सेंटर 0, 0 है, और सेंटर को अगर आप इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाएंगे तो ये ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर होगा। तो तरीका तो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, बस आज खाली इसको फॉर्मुलाइज कर रहे हैं।
ठीक, तो देखो यहां पर प्रोसेस यही है, अगर सर्कल जनरल होता तो यहां माइनस जी को माइनस एफ होता सेंटर, लेकिन अल्टीमेटली काम वही होना है। तो काम क्या होना है, देखो पहली बात तो एम ओ पी इंटू एम ऑफ टेंजेंट -1 होगा कि नहीं होगा। एम ओ पी कितना है, y1 बाई x1 इंटू एम ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू -1, यानी कि टेंजेंट का जो स्लोप आ गया बेटा ये आ गया -x1 बाई y1। और अगर हमें टेंजेंट का स्लोप मिल गया और टेंजेंट के ऊपर पॉइंट तो पहले से ही पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं हम लोग। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इक्वल टू m का काम कौन कर रहा है, -x1 बाई y1 इंटू x माइनस x1। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इंटू y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू -x इंटू x1 प्लस x1 स्क्वायर। ये उठा के इधर ले जाओ, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। उम्मीद है यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जो P पॉइंट है वो इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये P पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर भी एक रिलेशन अवेलेबल है। मतलब मैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की जगह पर a स्क्वायर यूज कर सकता हूं, तो a स्क्वायर लिख लेंगे इसकी जगह पे और उठा के ले जाएंगे। तो क्या बन गया, x1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसी को हम लोग t इक्वल टू 0 बोलते हैं, जो आपके सामने लिखा है। तो ये आपका रिजल्ट हो गया जो कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल के लिए लिखा है। अब यही रिजल्ट हम जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल के लिए लिखेंगे। प्रूफ करने का तरीका यही रहेगा, डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे अभी हमने 2-3 दिन पहले क्वेश्चंस किए थे ना, कितने सारे इनके बेस पे टेंजेंट से रिलेटेड, तो पॉइंट जो है अगर सर्कल पे लाई कर रहा है तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा के भी टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो। मतलब स्लोप निकाल के फिर y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 लगा के कर किए थे हमने पहले क्वेश्चन। अब ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया उन्हीं क्वेश्चन को करने का। बट ये ध्यान रखना यहाँ पर कि जो पॉइंट है वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे लाई करने वाला पॉइंट है, तभी आप t इक्वल टू 0 लगा रहे, ठीक है। अगर ये पॉइंट बाहर होता फिर 2 टेंजेंट होती, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें दूसरा रिजल्ट क्या बनेगा, अगर सर्कल जनरल हो, यस एड ही हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर सर्कल ये दिया गया, मतलब रिजल्ट के 2 क्या बन रहा है, लेट ए पॉइंट p x1 y1 लाइज ऑन द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p इज गिवन बाय, तो फॉर्मूला ये बनेगा देखो, x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0, और इसी को हम लोग t बोलते हैं, t इक्वल टू 0। अब मन में आ रहा होगा इतना बड़ा फॉर्मूला कौन याद करेगा भाई, है कि नहीं। ये तो देखो तरीका तो मालूम हो गया सबको, तरीका तो सेम ही रहेगा, तो तरीका मैं दोबारा नहीं बता रहा। सेंटर से इस बार फिर पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, एम ओ पी निकालेंगे, इनटू एम ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1 रखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाता।
लेकिन मेन है कि ये जो आया है ये कैसे लिखेंगे। देखो बहुत मजेदार है, बहुत ही आसान, मतलब इससे आसान कंसेप्ट आप लोगों ने कभी नहीं सीखा होगा, और ये आपको सेट दिमाग में बैठ गया, अभी बैठ जाएगा जो कि, तो आज ही आप लोग ये सीख जाएंगे। अगर एक पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है तो उस पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, इलिप्स पे लाई करता है तो उस पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, और हाइपरबोला पे लाई करता है तो उस पे भी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, वो आज ही सीख जाओगे, अभी का भी। देखो, और इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं उस टाइम पे नहीं सिखाऊंगा, जब वो चैप्टर चल रहे होंगे तब भी बताऊंगा, लेकिन सीख जाओगे आज ही। ठीक है, देखो नोट नोट आपको करना क्या है, जो एक्स स्क्वायर उस इक्वेशन में दिया गया होगा, जिस पे भी आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हो, उस कर्व में अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिखेंगे, और एक एक्स को एक्स रखते हुए दूसरे एक्स को x1 बना देंगे। वाई स्क्वायर रिप्लेस किया जाएगा y इंटू y1 से, यानी कि y लिख के एक y1 बना दिया। जो 2xy होगा 2xy, इसे xy प्लस xy लिखेंगे, एक y को y1 बनाएंगे, एक x को x1 बनाएंगे। अगर केवल xy होता तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये बना लेते। अगर कहीं अकेला 2x लिखा हुआ है तो 2x को लिखेंगे x प्लस x और एक x को x1 बना देंगे। अगर कहीं अकेला 2y लिखा हुआ है तो उसको y प्लस y1 लिखेंगे। तो अगर आपको ये बात दिमाग में सेट बैठ गई तो आज आप लोग सारे कॉनिक्स के पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखना सीख गए। देखो, जैसे मैं वापस से सर्कल से शुरुआत करता हूं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 सर्कल था हमने जो अभी प्रूफ किया। अभी मैं क्या बोलूं, जहां एक्स स्क्वायर आएगा उसको एक्स इंटू x1 लिखना है, वाई स्क्वायर को y इंटू y1 लिखना है। तो देखियो x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। बोलो समझे कि नहीं समझे? आसान है। अब अगर मान लो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब सर्कल ये है तो देखना ध्यान से, ये लिखा मैंने x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस g। अब ये जो 2x है, क्योंकि 2x को लिखना होता है तो 2x को लिखा x प्लस x1 प्लस f, 2y को क्या लिखना है y प्लस y1 और प्लस c इक्वल टू 0। बताओ कहां बड़ा फॉर्मूला था ये, हो गया कि नहीं याद? अच्छा, जिन लोगों के अभी तक आप लोगों ने केवल नाम सुना है, इक्वेशन नहीं पढ़ी, ठीक है, तो जैसे अगर मान लो पैराबोला है, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और ये पॉइंट P x1, y1 इस पे लाई करता है, ठीक, तो इस पे क्या लिखोगे, देखिए टेंजेंट क्या बनेगा y1, इसको उठा के चले जाओ माइनस 2a अलग कर लिया, जो 2x बचा ये x प्लस x1 इक्वल टू 0। समझ गए? अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax होता तो पहले इसको उठा के चले जाएंगे, तो उस केस में, और ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, तो क्या बनता y1 प्लस 2a x प्लस x1 इज इक्वल टू 0। अगर पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो, ये तीसरी फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, तब टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी बजेगी x(x1) माइनस 2a इंटू वाई प्लस y1 इक्वल टू 0, ठीक। और अगर पैराबोला की फोर्थ फॉर्म हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी x(x1) प्लस 2a y प्लस y1 इक्वल टू 0। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, ये हो गई पैराबोला की बात। अगर मान लो यहां पर इलिप्स दिया होता, इलिप्स ले लो चलो, तो इलिप्स की जो इक्वेशन होती है जो आप आगे चल के पढ़ेंगे, तो वो होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये जो पॉइंट है P x1, y1 ये इस पे लाई करता है, तो इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है T, तो इस पे क्या बनेगा x इंटू x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इलिप्स पे टेंजेंट की इक्वेशन होती है इफ ए पॉइंट P लाइज ऑन द इलिप्स। और अगर हाइपरबोला ले लें, वो तो हमारा लास्ट टॉपिक ही होने वाला है, इसको भी देख लेते हैं साथ साथ ही। तो हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है बेटा, वो होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और माइनस 1 वाला भी होता है हाइपरबोला, तो इन दोनों में से एक फॉर्म रहती है। तो यहां पर टेंजेंट की इक्वेशन होगी
एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0। आया समझ में? गौरव समझ में आया भाई? ठीक है, तो हाइपरबोला तक जो है अपना मामला क्लियर हो गया। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री 2D में सारे कर्व को रिप्रेजेंट करती है, सारे कर्व को। अब जिनके नाम हम जानते हैं जिनके नहीं जानते हैं, तब भी आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो। कैसे? देखो, अगर मान लो आपको ये दिया कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 represents a curve नोट पेयर ऑफ स्टेट लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? कर्व बोला, रिप्रेजेंट्स ए कर्व एंड ए पॉइंट P x1, y1 लाइज ऑन इट, ये इस पे लाई करता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P इज गिवन बाय इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P इज T इक्वल टू 0। T मतलब क्या हो गया? देखो, a इंटू एक्स इंटू एक्स वन प्लस एच एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई, 2xy को ऐसे लिखते हैं, प्लस b इंटू वाई इंटू वाई वन प्लस g, 2x को लिखा x प्लस एक्स वन प्लस f y प्लस वाई वन प्लस c इक्वल टू 0। दैट्स इट। तो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखना सबसे आसान है कि नहीं है? फिर सुन लो, अगर कोई पॉइंट किसी भी कर्व पे लाई कर रहा है, 2D में लाई कर रहा है कर्व के ऊपर, ध्यान रखना, ऑन द बाउंड्री, तभी ये रूल एप्लीकेबल है, ठीक है? तो उस केस में आप टेंजेंट की इक्वेशन जो आपको रिप्लेसमेंट बताए हैं उनको रिप्लेस करके, वो सब्स्टिट्यूशन करके सीधा सीधा आप आंसर लिख सकते हो। क्लियर हो गया? अब दूसरा जो फॉर्म आता है, जब हमने पॉइंट फॉर्म समझ लिया, हम 3 फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे। एक तो रहेगा पॉइंट फॉर्म, एक रहेगा पैरामीट्रिक फॉर्म और एक होगा स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में। ये हम सर्कल में भी पढ़ेंगे, यही तीनों फॉर्म पैराबोला में पढ़ेंगे, यही तीनों फॉर्म इलिप्स में, यही हाइपरबोला, सब में यही रहनी 3, ठीक है? तो अब देखिए, अगर मान लो मुझे जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, पैरामीट्रिक फॉर्म, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? अभी आपने x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखने सीखी, अब यहां जो रूल लगेगा वो सब जगह लगेगा, ध्यान रखना। अगर आपको x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी आ गई, जो आपने सीख ली अभी, तो अब आपको x1 y1 को रिप्लेस करना होगा उस पर्टिकुलर कर्व की पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से। यानी कि अगर आपने सर्कल ये लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू से ए स्क्वायर, तो इसके ऊपर कोई पॉइंट जो x1 y1 था, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या लिया जाएगा? a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, ऐसे लेते हैं ना। तो अब x1 y1 का काम ये करेगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P क्या आएगी बताओ? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P इज x इंटू x1 a cos थीटा प्लस y इंटू a sin थीटा माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। a से डिवाइड कर दो, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में क्या करेंगे? ये वापिस से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x x1 y y1, और इसकी जगह x इंटू a cos थीटा प्लस y इंटू a sin थीटा माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a से डिवाइड कर दिया, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a इक्वल टू 0।
ये पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन होगी किसी भी कोनिक में, चाहे वो सर्कल हो, चाहे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सभी में जब आप पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख लोगे तो x1 y1 को उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करने के बाद जो इक्वेशन बनती है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन होती है। ठीक है, सब में यही रहेगा। आगे अब तीसरी जो फॉर्म है वो है स्लोप फॉर्म। ठीक है, अच्छा अब कई बच्चों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि ये जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए लिखा, अगर सर्कल जनरल फॉर्म में होता तो क्या लिखते? तो जनरल फॉर्म को सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते। जैसे अगर मान लो, चलो इसको समझ ही लेते हैं कि अगर सर्कल ऐसा होता, हालांकि हमें ज्यादातर जरूरत इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की पड़ती है सर्कल वाले चैप्टर में तो, पर फिर भी एक पॉइंट और आगे लिख ही लेते हैं। मान लो कि ऐसा होता x माइनस ए ले लेते हैं, x और y1 में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, और इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट क्या लेंगे, a प्लस आर कोस थीटा, कॉमा b प्लस आर साइन थीटा। अब इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो आप क्या करेंगे उसमें, देखो x को x1 लिखते हो आप लोग। ठीक है, तो एक तरीका तो यह है कि हम इसको पूरे को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दे जैसे कर रहे थे हम, या आप यहां के यहां भी कर सकते हो। देखो x माइनस ए इंटू इसको आप लिख लो x1 माइनस ए, ये x1 का काम कर रहा है यहां पर। ठीक है, x1 y1 जो पॉइंट है, x माइनस ए x1 माइनस ए प्लस y माइनस बी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, एक तरीके से ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हैं आप ए कॉमा बी पे, y माइनस बी इंटू y1 माइनस बी इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मतलब क्या बन जाएगा, x माइनस ए इंटू x1 माइनस ए की वैल्यू क्या है, आर कोस थीटा है कि नहीं है, और प्लस y माइनस बी इंटू ये क्या है, आर साइन थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर से डिवाइड कर दो तो x माइनस ए इंटू कोस थीटा प्लस y माइनस बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू आर। तब टेंजेंट की इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक, या अगर जनरल फॉर्म में भी होता तो जैसे आपको पॉइंट फॉर्म में बताया वैसे लिख के और x1 y1 से रिप्लेस कर दो, तब भी इकट्ठा होकर ये सेम वैसे ही बनता है। आगे समझ में? तो ये हो गया भाई हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म के बाद में नेक्स्ट फॉर्म जो आता है बेटा वो है स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन, स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म भी इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर वही यूज होती है, देखना ध्यान से। लेट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी ए टेंजेंट टू द सर्कल, बी ए टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब सवाल यह है कि सी की किस वैल्यू के लिए ये जो लाइन है इस सर्कल पे टेंजेंट होगी। सी की किस वैल्यू के लिए कोई भी लाइन तो जनरली लिया हमने, लेकिन सर्कल स्टैंडर्ड लिया है। ठीक है, यहां पर जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आएगी वो ध्यान रखना केवल स्टैंडर्ड सर्कल के लिए है। अगर जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल रहा तो उस केस में आप तरीका लगा सकते हो P इक्वल टू आर। ठीक, लेकिन ये कंडीशन हम यहां इसलिए ड्राइव कर रहे हैं, कई बार ये डायरेक्ट यूज हो जाती है, बहुत काम की है, लेकिन याद रखना केवल स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए है ये। अब देखो ये तो सर्कल है और इसका जो सेंटर है वो 0 0 है, और सवाल ये पूछा कि ये जो लाइन है एम एक्स माइनस वाई, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, सी की किस वैल्यू के लिए इस लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट हो जाएगी, ये सवाल है। तो इसकी जो रेडियस है वो a है। अब सिंपल क्वेश्चन है एकदम, ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट है, इसका मतलब हम रामबाण कंडीशन यूज करेंगे P इक्वल टू आर। तो यूज P इक्वल टू आर करो भाई, P इक्वल टू आर यूज करो। तो क्या बना देखियो, 0 0 से इस लाइन पे डाला जाए परपेंडिकुलर C अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इज इक्वल टू आर कितना है A।
तो सी की वैल्यू क्या आ गई, देखिए सी इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि मोड हटाएंगे, ए इंटू रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब ये इसलिए बोलते हैं कंडीशन इसको कि अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c की ये वैल्यू हो जाए तो फिर ये लाइन सर्कल पे टेंजेंट बन जाएगी। तो दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये सी की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दूं तो ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब देखो ये जो टेंजेंट बनी, अभी टेंजेंट बन गई तो ये m की फॉर्म में है, ये तो सर्कल में गिवन था, रेडियस तो गिवन थी ना सर्कल की, तो ये जो टेंजेंट आई है ये m की फॉर्म में है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, इन स्लोप फॉर्म। तो बच्चों कुल मिला के हमने अभी तक जो तीनों फॉर्म डिस्कस की वो उस केस में है जब पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे यानी कि सर्कमफ्रेंस पे लाई करता है। अब एक दूसरा केस बनता है कि इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल देन हाउ टू गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, उसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया भी था लास्ट क्लास में, जब पॉइंट पे सर्कमफ्रेंस वाले पॉइंट पे किया था तो बाहर से भी किया था, ठीक है ना। लेकिन अब हम उसको ऑफिशियली एक पूरा मेथड समझेंगे उसका क्या है, तो नोट में लिख लेते हैं उसको। हाँ देखो, हाँ अच्छा ऐसा बोल रहे क्या, एक मिनट चलो अभी लिख लेना साथ साथ ही। देखो ये नोट में लिख लेना, ठीक है। इफ ए पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, मान लो ये पॉइंट है P x1, y1, ये नोट करके आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट नोट है। तो आउटर पॉइंट से टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के बाहर अगर पॉइंट रहा तो टेंजेंट्स की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है ये। तो देखो आपको करना क्या है, सिंपल एकदम बिल्कुल आसान तरीका है। आप इस पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट का जो स्लोप है वो m मान लेना, ठीक है। जब आप टेंजेंट का स्लोप m मान लोगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी। इसमें m अननोन है, x और y1 आपको पता है, m अननोन है, m और सर्कल भी गिवन है, ये गिवन है सर्कल, ठीक है। तो चूंकि ये टेंजेंट है तो इसलिए अब आप p इक्वल टू आर कंडीशन यूज करेंगे। तो यूज p इक्वल टू आर, यूज p इक्वल टू आर टू गेट टू वैल्यूज ऑफ m, टू गेट टू वैल्यूज। जब आप ये यूज करें दो वैल्यू मिलेंगी आपको, टू गेट टू वैल्यूज ऑफ m दैट कंफर्म्स कि दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है। sometimes terms containing m square cancels out, sometimes terms containing m square cancel outs from both sides। कभी कभी क्या होता है कि m स्क्वायर वाली टर्म फ्रॉम बोथ साइड्स, वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाती है।
तो बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि m की एक ही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब एक ही टेंजेंट होगी, लेकिन ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आउटर पॉइंट से एक ही टेंजेंट हो। ये तो हम बाकायदा 10th क्लास में थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं कि किसी भी आउटर पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, मैक्सिमम दो ही होती है और दोनों की लेंथ भी इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा हुआ कि दोनों साइड से m स्क्वायर कैंसिल हो गया तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि एक जो m है, एक वैल्यू m की वो इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, तो उस केस में वन टेंजेंट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस और उसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू x1। तब उस केस में एक टेंजेंट ये बन जाएगी। ये हम लोग स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर m स्क्वायर कट रहा है यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में m स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया, इसका मतलब एक रूट इनफिनिटी हो गया। तो m की जो दो वैल्यू मिलनी थी उनमें से एक तो फाइनाइट मिल रही है आपको और एक इनफाइनाइट मिल रही है। इनफाइनाइट मिलने का मतलब ये हुआ कि जो टेंजेंट है वो y एक्सिस के पैरेलल है। तो x1 y1 से जाने वाली वो लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो, x इक्वल टू x1 ही होगी ना, इसका मतलब x इक्वल टू x1 विल बी द वन टेंजेंट और अनदर टेंजेंट विल बी ऑब्टेन्ड बाय दिस फॉर्मूला m की वैल्यू यहाँ पुट करके। ठीक, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट यहां पर। चलिए लिखिए पहला सवाल। ये बाद में लिखना। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और अगर आपको ये अभी कंसेप्ट समझ में आ गया है, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है तो आप फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन of the tangent to the circle, find the equation of the tangent to the circle x square plus y square equal to 25 at the point P minus 3, 4। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप ये कंफर्म कर लो कि ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट सर्कल पर लाई करता है। अब अगर ये पॉइंट सर्कल पर लाई करता है तो t इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट की इक्वेशन, तो लगाओ t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x x1। देखो ये x1 y1 हो गया भाई, जो पॉइंट दिया x1 y1 ये है, तो x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 माइनस 25 इक्वल टू 0। बात समझ आ रही कि नहीं? सो 3x माइनस 4y प्लस 25 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। यही क्वेश्चन हमने पहले स्लोप के तरीके से किया था, स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट यूज करके, लेकिन अब हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया। दूसरा सवाल लिखिए, इस बार आप लोग करके बताएंगे। ठीक है, सेम कंसेप्ट लगा के। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। ये तो मतलब सर्कल लिख देता हूं डायरेक्ट। सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 13 इक्वल टू 0 एट द पॉइंट -1, 2। चेक कर लो सबसे पहले तो कि ये पॉइंट जो है वो सर्कल पे लाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, कभी टेंजेंट निकालने के चक्कर में आंसर तो निकल जाएगा सबका, पता नहीं चलेगा पॉइंट है भी कि नहीं। इस पे पता लगा पॉइंट इनसाइड है और आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी है। तो सबसे पहले आप इसका पावर ऑफ द पॉइंट निकालेंगे, यानी कि S1 0 आना चाहिए। गौरव आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब लिखो टेंजेंट की इक्वेशन। क्या लिखेंगे? x x1 प्लस y y1, 4x को 2 इंटू 2x लिख के एक को x प्लस x1 लिख लेंगे, और ये 6y है, 6y को 3 इंटू 2y लिख लेंगे, 2y को y प्लस y1, और माइनस 13 इक्वल टू 0। x1 y1 ये आपको दे रखे हैं, x1 y1 वैल्यू पुट करो, फटाफट सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर बताओ बिना किसी गड़बड़ के। आंसर है x प्लस 5y माइनस 9। चेक करो, यही है क्या? x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन, if 2x minus y equal to k, 2x minus y equal to k is a tangent to the circle x square plus y square equal to 9, then find the value of k. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास में, ठीक है ना, p इक्वल टू आर यूज करके। अब यहां पर इस क्वेश्चन को देने का पर्पज क्या है, देखो आप इसे उससे भी कर सकते हो, p इक्वल टू आर से भी, लेकिन नया तरीका जो आपने आज सीखा है, आप ये देखो यहां पर कि ये जो लाइन है, लाइन को तो हम y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिख ही सकते हैं, लेकिन जो सर्कल दिया है वो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड सर्कल है, और लाइन है हमारे पास y इक्वल टू 2x माइनस k, ये लाइन है। अभी मैंने आपको एक डेरिवेशन करके दिया था कि कोई भी लाइन y इक्वल टू mx प्लस c एक सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर को अगर टच करती है तो c की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो वो था c इक्वल टू, यानी कि यहां पर या दोनों सर्कल स्क्वायर कर लो, देखो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये है c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, देखो यही है कि नहीं, तो c स्क्वायर मतलब माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, वहां पर रेडियस थी ये 9 है, 9 इंटू 1 प्लस m कितना है 2 का स्क्वायर 4, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 45, तो k की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 3√5, बात समझ में आई क्या। तो यहां पर आपको ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करके भी क्वेश्चन करना आना चाहिए, ये हमने एक नया मेथड सीखा। p इक्वल टू आर से ऑफ कोर्स आंसर आ जाएगा, फिर से बोल रहा हूं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी केवल और केवल तभी एप्लीकेबल है जब सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, जनरल फॉर्म में कोई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं है, फिर तो p इक्वल टू आर ही है, ठीक, p इक्वल टू आर तो सब जगह है जब भी टेंजेंट है। हाँ भाई सोहम, कुछ पल्ले पड़ी बात, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा ही एक सवाल है, करके बताइएगा, तो इसमें आपको ये पता लग जाएगा कि ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं लगेगी, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, for what value of m the line, for what value of m the line 3x minus my plus 5 equal to 0, 3x minus my plus 5 equal to 0 is a tangent to the circle, x square plus y square minus 4x plus 8y प्लस 4 इक्वल टू 0, m के किस वैल्यू के लिए ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट है। तो अब आप देखो यहां पर जो सर्कल दिया गया है वो जनरल फॉर्म में है, सेंट्रल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप यहां पर c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको p इक्वल टू r ही लगाना पड़ेगा। तो बताइए सर्कल का सेंटर क्या है, सेंटर इज, अभी कितनी जनता सेंटर में लिखने के लिए जूझ रही है, मतलब कितनों को समझ में नहीं आता सेंटर क्या है, सबको आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो सेंटर 2 को माइनस 4, रेडियस कितनी, रेडियस देखो 2 4, यस, देखो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, रेडियस 4, तो यूज p इक्वल टू आर, रामबाण कंडीशन यूज करो और फटाफट m की वैल्यू बताओ। तो p इक्वल टू आर जब अप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 माइनस m इंटू माइनस 4 प्लस 5 बाय अंडर रूट 9 प्लस m स्क्वायर,
देख लेना भाई, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इज इक्वल टू रेडियस है 4, रेडियस 4, तो 6 प्लस 5 मतलब 11, 11 प्लस 4m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 9 प्लस m स्क्वायर, ऐसा बन रहा है। इसका मतलब हो गया 121 प्लस 88m प्लस 16m स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 16m स्क्वायर। देखो कल्याण हो गया, समझ गए? इसका मीनिंग क्या है? एक m जो है इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ रही है? 23 बच रहा क्या? तो m इज इक्वल टू 23/88। तो m की दो वैल्यू है, एक तो 23/88 है और एक जो m आएगा वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो दो वैल्यूज पॉसिबल है m की, ठीक है। नहीं नहीं, किसी भी फॉर्म में होता, वो तो जनरल नोट लिखा था वो तो। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना हो तो हाँ, ये एक सवाल पूछ सकते हो आप लोग। देखो बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, इसको डिस्कस करते हैं। देखो इसका मीनिंग क्या है, मतलब अगर आप ये बोल रहे हैं कि m की ये दो वैल्यूज हैं तो वो टेंजेंट बनेगी, ठीक। तो एक तो टेंजेंट की कुछ नहीं यही बनेगी। देखो मैं इसको मिटा रहा हूं नीचे से, यहां से फिर, ठीक है। अब मैं ये m की वैल्यू रखूंगा तो एक तो टेंजेंट की क्वेश्चन बेटा ये बनेगी। देखो 3x माइनस 23/88 y प्लस 5 इक्वल टू 0। एक तो टेंजेंट की क्वेश्चन ये होगी। तो दूसरी क्या होगी? देखियो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 3x प्लस 5 इज इक्वल टू my। तो y इक्वल टू 3x प्लस 5/m, और m क्या है? इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं। तो अगर हम इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं तो पूरी वैल्यू किसको टेंड करेगी? 0 को। भाई फाइनाइट बाई इनफाइनाइट इज टेंडिंग टू 0। इसका मतलब दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होगी। तो y इक्वल टू 0 भी टेंजेंट है इस सर्कल पे। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आप इस सर्कल को ड्रॉ करते हो तो y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस टेंजेंट है। कंफर्म कर लो। देखो सेंटर का y कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर है, सर्कल के सेंटर का y कोऑर्डिनेट का जो मैग्नीट्यूड है वो सर्कल के रेडियस के बराबर है कि नहीं? तो अगर सर्कल के सेंटर का y कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर है तो x एक्सिस टेंजेंट हुई कि नहीं हुई? x एक्सिस को टच करने का मतलब ये तो हुआ। तो जो बात हमने पहले पढ़ी थी वो पूरी तरीके से वेरीफाई हो रही है। यहां नहीं लिखी थी क्या बात? हमने लिखी थी ना, आगे समझ में? तो दूसरी टेंजेंट y इक्वल टू 0 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। ये नोट तो करिए होगा ना? हाँ लिखिए, इफ द टेंजेंट टू द सर्कल, if the tangent to the circle x square plus y square equal to 5, x square plus y square equal to 5 at the point 1 comma minus 2, if the tangent to the circle x square plus y square equal to 5 at the point 1 comma minus 2 touches the circle x square plus y square minus 8x plus 6y plus 20 equal to 0, then find the points of contact. Then find the point of contact. Find the point of contact. Find the point
ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है। ठीक है, तो ट्राई कीजिए, क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए। हाँ भाई, सबसे पहले तो आपने टेंजेंट की क्वेश्चन लिखनी होगी। देखो ये 1 कॉमा जो -2 पॉइंट है वो तो पहले सर्कल पे लाई कर रहा है। जो 1 कॉमा -2 है वो इस सर्कल पे लाई कर रहा है ना, तो इस सर्कल पे टेंजेंट की क्वेश्चन क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 कॉमा -2 इज x - 2y -5 इक्वल टू 0। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? क्लियर है क्या पॉइंट सबको? इस सर्कल के इस पॉइंट पर टेंजेंट इक्वेशन ये होगी। अब ये सवाल क्या बोल रहा है, ये जो टेंजेंट आई है ये आगे चल के इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, तो ये जो सर्कल है हमने ऐसे समझो कि यहां पर बना लिया, ये सर्कल है और ये वो टेंजेंट है। तो ये सर्कल जो है वो टेंजेंट की इक्वेशन है x - 2y -5 इक्वल टू 0। और सपोज करो ये टेंजेंट आगे चल के इस पॉइंट P पर इस सर्कल को मिलती है, जिसका सेंटर 4, -3 है और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 16 और 9 25, √5 आ रही है। देखिए रेडियस √5 है। ठीक, तो अब बताओ मुझे कि P के कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे? P के कोऑर्डिनेट्स, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा ना? इसको आप C मान लो, O मान लो, चलो यस, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही जवाब। देखो सबसे बढ़िया तरीका, ऐसे तो दुनिया भर के तरीके हो सकते हैं इसके, दुनिया भर के, मतलब 4 तरीके तो इसके हैं ही मिनिमम, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि देखो ये तो टेंजेंट है, मतलब मैं एक मेथड बता रहा हूं जो बेस्ट है, बाकी वैसे बाकी तरीके हम डिस्कस कर सकते हैं और पहले भी किए हैं। ये इसका स्लोप कितना है? 1/2, इसका स्लोप 1/2 है ना, तो OP का स्लोप कितना होगा? m -2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर दूसरे के। तो इक्वेशन ऑफ OP कितना आ गया? इक्वेशन ऑफ OP इज y + 3 इक्वल टू -2 x - 4। आ रहा है समझ में? तो y + 3 इज इक्वल टू -2x + 8, सो 2x + y इक्वल टू 5। 2x + y इक्वल टू 5। अब 2x + y इक्वल टू 5 और इसका, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही P है। बताओ फटाफट क्या आ रहा है? ये आना चाहिए आपका 3, -1। ठीक है, ये मेथड 1 हो गया आपका। 3, -1 आ रहा है क्या? इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3, -1, तो मतलब हमें आंसर मिल गया है, P के कोऑर्डिनेट 3, -1 होंगे। दूसरा तरीका देखो बेटा क्या हो सकता है, मेथड 2। जो ये लाइन है x - 2y -5 इक्वल टू 0, 4, -3 से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वही P होगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज P, तो x - x1 मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर से निकाल रहे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसी बहाने से फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। देखो x - 4/1 इज इक्वल टू y + 3 by -2 y - y1/b इक्वल टू माइनस
ये पॉइंट उठा के इसमें लाइन में पुट कर दो, 4 + 6 - 5 बाय a² + b²। बात नहीं करो यार नागेश, क्या हो गया? तो x - 4/1 इज इक्वल टू y + 3/-2 इज इक्वल टू कितना हो, देखियो -1। तो -1/1 मान लिया भाई, ठीक है। देखो एक तो हमने x - 4 इक्वल टू -1 रखा एंड y + 3 की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, इन दोनों को बराबर रखा तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है 3 और y की वैल्यू जो आ रही है -1, यानी कि p के कोऑर्डिनेट हो गए 3, -1। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या हो सकता है इसका? तीसरा तरीका बस भाई ये सीधा सीधा x की वैल्यू और y की वैल्यू उठा के सर्कल में पुट कर लो, क्योंकि टेंजेंट है तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, एक ही पॉइंट आएगा। तीसरा तरीका ये हो गया। चौथा तरीका क्या है? पैरामीट्रिक फॉर्म से कैसे करोगे? थीटा 1/2 है, tan थीटा इसका 1/2 है, तो इधर tan थीटा -2 हुआ, इसका tan थीटा -2 हुआ, और रेडियस आपको पता ही है इसकी, तो रेडियस इतने डिस्टेंस पे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस पॉइंट से लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। पांचवा तरीका क्या है? पांचवा तरीका ये है कि आप इस p को सीधे सीधे x1 y1 मान लो, ये भूल जाओ टेंजेंट को, ठीक है। टेंजेंट दे रखी है आपको, x1 y1 मान लो p का कोऑर्डिनेट, और x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन अपने हिसाब से लिख दो, t = 0। आया समझ में? t = 0 सर्कल को लेके, तो वो आपके हिसाब से टेंजेंट की इक्वेशन है, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन के हिसाब से तो ये है। इसका मतलब जो आपने लिखा है और जो आपको दिया गया है वो सेम ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दो लीनियर इक्वेशन सेम कब होती हैं? जब उनके कोफिशिएंट सेम रेशियो में हो। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 अप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर। ये भी बेस्ट तरीका है जो लास्ट में बताया, सारे बेस्ट हैं भाई, सबको सब आने चाहिए, ठीक है। तो आगे की समझ में? तो बस आज की क्लास में इतना ही करते हैं। कल की क्लास में हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल पे और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। और आप लोग आज जो है आई थिंक लास्ट क्लास में बी सेक्शन दिया था आपको करने के लिए, जो आप लोगों ने नहीं किया होगा, हाँ ना। तो सी सेक्शन के पहले 5 क्वेश्चन आपको करने हैं कल तक, पार्ट 1 पार्ट 2। ओके सी कैंसिल, मंडे जो है ए और बी सेक्शन डिस्कस होगा। ओके, थैंक यू।